Good afternoon, students. This is my third video of this chapter 1, that is National Income and Related Aggregates of Macroeconomics of class 12 CBSE Economics, and name of this part is Some Basic Concepts of Macroeconomics. Now in this video I am going to make you understand the last topic of this part, that is circular flow of income. So in this video first of all we'll try to understand the meaning of circular flow of income. Circular flow of income का मतलब समझने की कोशिश करेंगे. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इन एनी इकोनॉमी देर आर 3 एक्टिविटीज़ विच नेवर स्टॉप. किसी भी इकोनॉमी में 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कभी स्टॉप नहीं होती हैं. दीज आर प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर. सो दीज 3 एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे से ये एक्टिविटीज़ रिलेटेड हैं और ये कभी स्टॉप नहीं होती है. और इन एक्टिविटीज़ का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूस होता है और इस कंटिन्यूस फ्लो में एक साइक्लिसिटी होती है और इस फ्लो में इनकम का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो बिकॉज दीज 3 एक्टिविटीज़ are related to each other, these 3 activities have cyclicity, that is why the flow of these 3 activities is known as circular flow. और circular flow of income इस activities को क्यों बोलते हैं, because these 3 activities, flow of these 3 activities involve income. So because of cyclicity in the flow of these 3 activities, it is known as circular flow, and flow of these 3 activities involve income, that is why it is known as circular flow of income. अब इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है. एज आई टोल्ड यू दैट दीज 3 एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, दीज 3 एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड. कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज इन अ कंट्री टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ ऑफ ₹500 करोड़. एक इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, कितने की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है? 500 करोड़ रुपीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है. नाउ दीज गुड्स एंड सर्विसेज will be sold in market by the producers and producers will receive how much amount of money? 500 करोड़ रुपीज़ producers के पास वापस आ जाएगा. Now this 500 rupees will not be kept by producers with themselves. ये 500 rupees producers अपने पास नहीं रखेंगे, because in production of these goods and services of 500 rupees which have been sold in market, various factors of production have been used like land, labor, capital, entrepreneurship, टेक्नोलॉजी, फ्यूल, रॉ मटेरियल, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया गया है. दैट इज़ वाई दिस अमाउंट ऑफ मनी विल बी पेड टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट. ये अमाउंट ऑफ मनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर दिया जाएगा. तो ये अमाउंट ऑफ मनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास आ जाएगा, किसके फॉर्म में? इनकम के फॉर्म में. ये उनकी इनकम हो जाएगी. किस फॉर्म में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करेंगे दिस 500 करोड़ रुपीज़? इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी. कौन पे करेगा? प्रोडक्शन सेक्टर. क्यों? बिकॉज प्रोडक्शन सेक्टर हैज़ यूज्ड द सर्विसेज ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज यूज़ की गई, इसीलिए उनको पेमेंट हो जाएगा 500 करोड़ रुपीज़. तो अब ये 500 करोड़ रुपीज़ का जो प्रोडक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 500 करोड़ रुपीज़ के इनकम के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा. इनकम जनरेशन कितने का हो जाएगा? 500 करोड़ रुपीज़ का. तो इससे एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि प्रोडक्शन इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू इनकम, या इनकम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोडक्शन. किसी भी इकॉनमी में जितने का प्रोडक्शन होता है उतने की इनकम जनरेट होती है. नाउ जो इनकम जनरेट हुई है लोगों के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो इनकम अर्न करा है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं. तो कंज्यूमर्स ने जो ये 500 करोड़ रुपीज़ अर्न करा है, दिस अमाउंट ऑफ मनी विल बी स्पेंड बाय कंज्यूमर्स ऑन परचेज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच दे हैव टू कंज्यूम. तो ये 500 करोड़ रुपीज़ जो कंज्यूमर्स हैं या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपीज़ अर्न करा है, दिस अमाउंट ऑफ मनी विल बी स्पेंड. तो ये जो इनकम है 500 करोड़ रुपीज़ की, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्सपेंडिचर में. ये 500 करोड़ रुपीज़ विल बी स्पेंड. तो 500 करोड़ रुपीज़ ये स्पेंड करेंगे ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इकॉनमी में डिमांड कितने का क्रिएट होगा? 500 करोड़ रुपीज़ का. तो अब ये 500 करोड़ रुपीज़ गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पर ये पे कर देंगे, किसके पास? और फिर से वापस आ जाएगा 500 करोड़ रुपीज़ विल अगेन रिसीव बाय प्रोडक्शन सेक्टर. ये प्रोडक्शन सेक्टर रिसीव कर लेगा. अब ये 500 करोड़ रुपीज़
amount of money will be used again for the production of goods and services. For the production of goods and services, again various factors of production will be utilized. Now these factors of production will be paid this amount of money, 500 crore rupees. Then this 500 crore rupees will be spent by various factors of production. After this expenditure, again this 500 crore rupees will be paid to the production sector, so this amount of money again will be received by production sector. Then again will be paid to various factors of production which will be used in the process of production. Then it will be spent, then this will reach to production sector. So there will be flow of this amount of money, 500 rupees, from one sector to other sector, from one individual to other individual. ये जो 500 रुपीज़ 500 करोड़ रुपीज़ है, इसका मूवमेंट होता रहेगा फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर. ये 500 रुपीज़ क्या है, इनकम है. तो इस इनकम का फ्लो होता रहेगा फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर. किन एक्टिविटीज़ के थ्रू होगा? थ्रू प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर. इसीलिए ये प्रोडक्शन जो इनकम जनरेट करेगी, इनकम जनरेशन से एक्सपेंडिचर होगा और एक्सपेंडिचर से फिर से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा और फिर प्रोडक्शन से इनकम जनरेशन होगा. ये जो फ्लो है ये अनएंडिंग फ्लो है, इसमें एक साइक्लिसिटी है और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है? इस एग्जाम्पल में जैसे 500 करोड़ रुपीज़ की इनकम का, इसीलिए इसको बोला जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज अनएंडिंग फ्लो, ऐसा फ्लो जिसमें कोई एंड नहीं है. किसका अनएंडिंग फ्लो? प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कितने फेजेस हो गए? 3 फेज हो गए. फर्स्ट फेज में क्या होता है? प्रोडक्शन. सेकेंड फेज में क्या होता है? इनकम जनरेशन. और थर्ड फेज में क्या होता है? एक्सपेंडिचर. और ये तीनों फेज रिलेटेड हैं एक दूसरे से. अब इन तीनों फेजेस को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? इट इज़ दैट फेज, in this phase goods and services are produced in production sector with the help of various factors of production. प्रोडक्शन फेज में प्रोडक्शन सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इनकम जनरेशन फेज या जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज. इनकम जनरेशन फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी. तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस अमाउंट ऑफ मनी का इनकम के फॉर्म में, और वो इनकम रिसीव कौन करते हैं? वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसीलिए इनकम जनरेशन होता है किसके द्वारा होता है? थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन. इसीलिए इस फेज को बोलते हैं इनकम जनरेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज. इन दिस फेज वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पेड फॉर दियर वर्क्स डन बाय द प्रोडक्शन सेक्टर. जो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, ये प्रोवाइडर ये जितने भी होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, को पेमेंट किया जाता है. लैंड को पेमेंट किस फॉर्म में किया जाता है? रेंट के फॉर्म में. लेबरर्स को किस फॉर्म में किया जाता है? वेजेस एंड सैलरीज़ के फॉर्म में किया जाता है. और कैपिटल को इंटरेस्ट के फॉर्म में किया जाता है. एंटरप्रेन्योरशिप को किस फॉर्म में किया जाता है? प्रॉफिट के फॉर्म में. और जो टेक्नोलॉजी होती है उसको किस फॉर्म में? रॉयल्टी के फॉर्म में. तो ये हो गई इनकम्स. ये इनकम्स किसको पे करा जा रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. तो दीज आर द इनकम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए इनको शॉर्ट में बोला जाता है फैक्टर इनकम्स. फैक्टर इनकम्स मीन्स इनकम्स विच आर अर्नड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर इनकम्स के एग्जांपल क्या हो गए? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर इनकम्स. देन एक्सपेंडिचर फेज. एक्सपेंडिचर को डिपोजिशन भी बोलते हैं फेज. इसका मतलब क्या हो गया? In this phase, factor incomes earned by factors of production are spent on purchase of various goods and services. मतलब जो भी इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इनकम इज स्पेंड बाय देम ऑन परचेज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज. अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, डिटेल में हमको स्टडी करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. हम जानते हैं, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इन एनी इकोनॉमी देयर आर 4 सेक्टर्स: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर. अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसी भी इकॉनमी में कैसे हो रहा है इसको स्टडी करने जा रहे हैं. इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 मॉडल्स होते हैं. 2 सेक्टर इकॉनमी वाला मॉडल होता है, एक 3 सेक्टर इकॉनमी वाला मॉडल होता है, 4 सेक्टर. इन 2 सेक्टर इकॉनमी मॉडल वी एज्यूम दैट देर आर ओनली 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर को हम केवल लेकर चलते हैं. हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है. तो यही वाला मॉडल हमारे सिलेबस में है. वी हैव टू स्टडी 2 सेक्टर इकॉनमी. मतलब वी आर एज्यूमिंग दैट आउट ऑफ 4 सेक्टर्स ओनली 2 सेक्टर्स आर एग्जिस्टिंग, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर. देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर. नो एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब ये नहीं कि इकॉनमी में गवर्नमेंट नहीं है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है.
यदि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर. It doesn't mean that government is not there. Government is there in economy, but that government is maintaining only law and order in economy. It is not interfering in various economic activities. और जो actual जो economies होती हैं उसमें all the four sectors exist. चारों सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी, हाउस होल्ड सेक्टर भी, प्रोडक्शन सेक्टर भी. लेकिन एक हाइपोथेटिकल इकॉनमी हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है, जिसे मान रहे हैं कि ओनली हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर आर एग्जिस्टिंग. देर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड देर इज नो एक्सटर्नल सेक्टर मीन्स देर इज नो फॉरेन ट्रेड. एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इकॉनमी इज़ अ क्लोज्ड इकॉनमी. इकॉनमी का फॉरेन कंट्री से कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है. नाइदर गुड्स आर एक्सपोर्टेड नॉर इम्पोर्टेड. ये सब नहीं हो रहा है. अब फीचर्स तब हम समझ पाएंगे जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मॉडल को समझ लें. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकॉनमी, ये मॉडल हमको स्टडी करना है. तो दो सेक्टर्स हैं. पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकंड सेक्टर इज़, यहाँ पे सेक्टर 1 लिखा हुआ है तो हम सेकंड सेक्टर से स्टार्ट करते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर विच इज़ सेकंड सेक्टर, और दूसरा एक और सेक्टर है दैट इज़ प्रोडक्शन सेक्टर. तो अब इकॉनमी में प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है. प्रोडक्शन इज़ डन इन प्रोडक्शन सेक्टर, बट production is done with the help of various factors of production, but various factors of production are owned by consumers who are the part of household sector. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, प्रोडक्शन सेक्टर को. इसीलिए देखिए एरो बनाया गया है किसके मूवमेंट का, फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर सर्विसेज हैं एक्सेट्रा. दीज आर द फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, household sector which includes all the consumers who are the owners of factor services. तो household sector provides various factor services to production sector. इसीलिए एरो बनाया गया है फैक्टर सर्विसेज का मूवमेंट का फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर. ओके, सिंस हाउस होल्ड सेक्टर इज़ यूजिंग दीज वेरियस फैक्टर सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, इसीलिए फैक्टर सर्विसेज को पेमेंट करता है ये. तो फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर सर्विसेज को जो भी अमाउंट ऑफ मनी पे करता है प्रोडक्शन सेक्टर, तो वो उसका मूवमेंट कहाँ होता है, फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर. ये जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको जो भी पेमेंट मिलता है उसको लेकर अपने हाउस होल्ड सेक्टर में वो रहते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं. तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट ऑफ फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में पेमेंट होता है, लैंड को रेंट के फॉर्म में, लेबरर्स को वेजेस के फॉर्म में, कैपिटल को इंटरेस्ट के फॉर्म में, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट के फॉर्म में. तो ये अमाउंट ऑफ मनी लेकर ये चले जाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, इसीलिए इसका मूवमेंट इधर से इधर दिखाया गया है. अब जो भी अमाउंट ऑफ मनी इनको मिलता है, दैट अमाउंट ऑफ मनी से ये क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर परचेज वेरियस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से परचेज करते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर में, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन सेक्टर. तो इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कहाँ से क्या होता है, फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर. अभी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो हाउस होल्ड सेक्टर ने परचेज किया है उसके लिए वो पेमेंट करते हैं किस अमाउंट ऑफ मनी को, जो उनको पे किया गया है फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में. दिस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड बाय कंज्यूमर्स फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर से इन लोगों ने वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया. तो देखिए फ्लो ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें मनी का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर. तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. इसमें दो फ्लोज हो रहे हैं फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड 2 फ्लोज आर अकरिंग फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ किसका फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज. देन फैक्टर सर्विसेज आर पेड, सो देर इज फ्लो ऑफ पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज from production sector to household sector. Now this amount of money used by household sector on purchase of various goods and services, so goods and services are flowing from production sector to household sector, and for these goods and services they are paying some amount of money which is known as final consumption expenditure on goods and services. So this amount of money is moving from household sector to production sector. Now you may ask a question that sir, suppose in production sector goods and services of 500 rupees are produced, 500 rupees की goods and services का production होता है. Now these goods and services will be sold in market and production sector will receive this amount of money 500 rupees. Since this goods and services of 500 rupees have been produced by various factors of production, that is why these various factors of production will be paid how much amount of money, 500 crore rupees. Okay. Now 500 rupees. I'm taking a simple example that only goods and services of 500 rupees have been produced. Now
this 500 rupees will be paid by this household sector to this production sector. Why? Because this household sector will purchase goods and services of 500 rupees. So ये 500 rupees फिर से पहुंच जाएगा प्रोडक्शन सेक्टर के पास. लेकिन आप एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, एंटायर अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट स्पेंड, सम अमाउंट ऑफ मनी इज सेव. तो सपोज इसमें से 100 रुपीज़ सेव कर लिया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, और हाउस होल्ड सेक्टर केवल कितना अमाउंट ऑफ मनी कर रहा है, 400 रुपीज़. तो प्रोडक्शन सेक्टर के पास 500 रुपीज़ नहीं पहुंचेगा. दे प्रोडक्शन सेक्टर में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनमें से कितनी की सेलिंग ये हाउस होल्ड सेक्टर परचेजिंग हाउस होल्ड सेक्टर करेगा, 400 रुपीज़ की, क्योंकि 100 रुपीज़ इन लोगों ने सेव कर लिया. तो 100 रुपीज़ सेव करके क्या करेंगे, दीज सेविंग्स ऑफ 100 रुपीज़ विल बी डिपॉजिटेड इन फाइनेंशियल सिस्टम. जो भी सेविंग्स हम करते हैं उसे डिपॉजिट कहाँ पे कर देते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट है जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक्स. कॉमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट कर देंगे, और इन कॉमर्शियल बैंक से ये 100 रुपीज़ विल बी विदड्रॉन बाई सम प्रोड्यूसर्स इस अमाउंट ऑफ मनी को क्या कर लेंगे, विदड्रॉ कर लेंगे. और प्रोड्यूसर्स इसको विदड्रॉ करके अपने लिए कौन सी गुड्स परचेज करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स में यूज़ करने के लिए. दो तरह की गुड्स होती हैं, कंज्यूमर गुड्स ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. तो कंज्यूमर गुड्स को किसने परचेज करा, हाउस होल्ड सेक्टर ने. हाउस होल्ड सेक्टर ने कंज्यूमर गुड्स कितना का परचेज करा, इस एग्जाम्पल में 400 रुपीज़ का, और 100 रुपीज़ दे हैव सेव्ड. दिस अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इन कॉमर्शियल बैंक्स. अब इस कॉमर्शियल बैंक से 100 रुपीज़ विल बी विदड्रॉन बाय प्रोड्यूसर्स, because some producers in this production sector would like to purchase some capital goods to be installed in their production units. अपने production units में install करने के लिए capital goods को वो purchase करना चाहते हैं. इस production sector में दोनों goods का production किया गया होगा. consumer goods तो 400 रुपीज़ की consumer goods household sector ने purchase कर लिया, और 100 रुपीज़ की capital goods कुछ producers इस production sector से purchase कर लेंगे. तो again production sector के पास total amount of money कितना आ जाएगा, 100 करोड़ रुपीज़, 500 रुपीज़ टोटल वापस आ जाएगा. अब इस 500 रुपीज़ को यूज़ करेंगे फिर से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर दैट फैक्टर सर्विसेज विल बी हायर्ड, सो दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी पेड. हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी, 500 rupees. Then this 500 rupees again spent, one part will be spent directly by consumers, remaining part will be saved and it will be deposited in commercial banks. From commercial banks this amount of money will be withdrawn by some producers, and producers will purchase some capital goods. So again total amount of money will be spent, some amount of money by household sector directly, remaining amount of money indirectly by production sector. So again what will happen, total amount of money which has been earned by household sector will be spent, some amount directly by household sector, some amount of money production sector. In this way total amount goods and services which have been produced in production sector will be sold. तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा. ये अनएंडिंग फ्लो है. किसका अनएंडिंग फ्लो है, पहले होगा प्रोडक्शन के कारण क्या होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, सबसे पहले फ्लो किसका होगा, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज टू प्रोडक्शन सेक्टर, देन पेमेंट टू फैक्टर सर्विसेज या पेमेंट टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू household sector, then purchase of goods and services. So there will be flow of goods and services from production sector to household sector. Then there will be payment for these goods and services in form of expenditure from household sector to प्रोडक्शन सेक्टर. और इस तरह से मूवमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विल कीप ऑन अकरिंग. ये होता रहेगा और इसी फ्लो को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि सब में इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है, इनकम का हो रहा है. तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ फीचर्स होते हैं. क्या फीचर्स होते हैं ये हम देख लेते हैं. फर्स्ट फीचर ऑफ दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज टोटल फैक्टर पेमेंट बाय प्रोडक्शन सेक्टर इज टोटल फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर. मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो अमाउंट ऑफ मनी फैक्टर्स प्रोडक्शन सेक्टर पे करता है, सेम अमाउंट ऑफ मनी इनकम के रूप में जनरेट हो जाती है हाउस होल्ड सेक्टर में. यदि फैक्टर्स प्रोडक्शन सेक्टर इज पेइंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ पेमेंट एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़, then factor income of household sector will be 100 rupees. क्योंकि ये जो 100 rupees है, this amount of money is being paid to various factors of production. Various factors of production are included in household sector, so this will be the earning of household sector of 100 rupees. Next, the total factor income of household sector. ये जो 100 rupees जो फैक्टर पेमेंट होगा वो प्रोडक्शन सेक्टर के लिए, और फैक्टर इनकम हो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर के लिए. जो भी फैक्टर इनकम जनरेट होगा हाउस होल्ड सेक्टर में, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दैट टोटल अमाउंट ऑफ मनी विल बी स्पेंड. मतलब जितने का प्रोडक्शन होगा
उतने की इनकम होगी, जितने की इनकम होगी उतने का क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड, एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जितने का एक्सपेंडिचर होगा वो कितने के बराबर होगा, जितने का प्रोडक्शन हुआ है उसी प्रोडक्शन पे एक्सपेंडिचर होना है, तो उतने पे हो जाएगा प्रोडक्शन। इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था, इफ़ गुड्स एंड सर्विसेज of 500 crore rupees are produced, then income generation will be of 500 crore rupees, then expenditure will be 500 crore rupees। तो इससे क्या होगा, दिस एक्सपेंडिचर से ये अमाउंट ऑफ मनी पहुंच जाएगा प्रोडक्शन सेक्टर में। तो प्रोडक्शन सेक्टर के पास कितना आ गया 500 करोड़ रुपीज़। सो अगेन प्रोडक्शन ऑफ 500 करोड़ रुपीज़, देन इनकम ऑफ 500 करोड़ रुपीज़, देन एक्सपेंडिचर ऑफ 500 करोड़ रुपीज़, देन प्रोडक्शन ऑफ 500 करोड़ रुपीज़। तो यही बात कहा जा रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जितना अमाउंट ऑफ मनी पे किया जाएगा वो इन हाउस होल्ड सेक्टर का इनकम होगा, और जितना इनकम होगा हाउस होल्ड सेक्टर को वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्या हो जाएगा स्पेंड हो जाएगा, और जितना टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो किसके बराबर होगा प्रोडक्शन के बराबर, क्योंकि हम उतना ही एक्सपेंडिचर करते हैं जितना प्रोडक्शन हुआ रहता है। इफ़ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ 500 करोड़ रुपीज़ हैव बीन प्रोड्यूस्ड, देन डेफिनेटली वी विल स्पेंड हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी 500 करोड़ रुपीज़। और लास्ट जो इसका फीचर है वो है direction of real flow is opposite of money flow. What is real flow? Flow which involves the flow of goods and services. The flow in which there is flow of goods and services, that is known as real flow, and money flow means the flow in which there is flow of money. The flow of money is known as money flow and the flow of goods and services is known as real flow. तो आप देख सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जैसे पहले फर्स्ट पार्ट लोअर पार्ट से स्टार्ट करते हैं, there is a flow of factor services from household sector to production sector। तो ये फ्लो किसका है, सर्विसेज का है, फैक्टर सर्विसेज का। इसमें सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, तो जिस भी फ्लो में सर्विसेज या गुड्स इन्वॉल्व होती हैं उनको बोलते हैं रियल फ्लो। तो ऊपर वाला फ्लो क्या हो गया रियल फ्लो, इसकी डायरेक्शन क्या है इस तरफ है, फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर। दूसरा इसके नीचे जो फ्लो है इसमें फ्लो हो रहा है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मीन्स पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उनको पेमेंट किस फॉर्म में होगा, मनी के फॉर्म में होगा। तो ये एग्जाम्पल है मनी फ्लो का, मतलब ये एग्जाम्पल दूसरा वाला हो गया मनी फ्लो का। और इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इसका डायरेक्शन रियल फ्लो के अपोजिट है। रियल फ्लो का डायरेक्शन है फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर, और इसका डायरेक्शन है फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। अपर पार्ट में देख सकते हैं देयर इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, तो रियल फ्लो है, इसका डायरेक्शन ये है फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। और इसके ऊपर एक और फ्लो ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में होगा, मनी के फॉर्म में होगा। तो ये इस वाले फ्लो में इन्वॉल्वमेंट किसका है, मनी का है। और डायरेक्शन आप देख सकते हैं रियल फ्लो की डायरेक्शन यहाँ पे अपर पार्ट में है फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, और इस मनी फ्लो की डायरेक्शन है फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ रियल फ्लो इज ऑपोजिट ऑफ मनी फ्लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि सबसे लास्ट में दिया गया व्हाट इज़ इंजेक्शन एंड व्हाट इज़ लीकेज। तो इंजेक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू एडिशन टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कुछ अमाउंट ऑफ मनी यदि ऐड कर दिया जाता है तो इसको बोला जाएगा इंजेक्शन। और लीकेज मीन्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कुछ अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ कर लिया जाता है तो इसको बोला जाएगा लीकेज। लीकेज मीन्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एंड इंजेक्शन मीन्स एडिशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको इस तरह से हम समझते हैं, सपोज प्रोडक्शन सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ 500 rupees are produced. The goods and services of 500 rupees are produced, so these goods and services will be sold in market, and producers will receive 500 crore rupees, and then producers will pay various factors of production who are living in the household sector how much amount of money 500 rupees इनको पे कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, पहले गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन सेक्टर में, किसको यूज़ करके, फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके। तो ये फैक्टर सर्विसेज जो भी हैं उनको पेमेंट होगा कितने का, 500 रुपीज़ का। तो ये 500 रुपीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज विल बी परचेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर। फॉर दैट अगेन दिस अमाउंट ऑफ मनी 500 रुपीज़ विल बी पेड टू प्रोडक्शन सेक्टर। तो ये हमेशा ये फ्लो चलता रहेगा। किसका फ्लो, 500 रुपीज़ पहले कहाँ रहेगा, प्रोडक्शन सेक्टर के पास, फिर ये पे कर दिया जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर को to purchase the various factor services from household sector, then household sector will pay this to production sector to purchase various goods and services। और ये फ्लो ऑफ 500 रुपीज़ हमेशा जारी रहेगा फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी यदि ऐड कर दिया जाए, कुछ अमाउंट ऑफ मनी इंक्लूड कर दिया जाए, कैसे ऐड हो सकता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। 500 रुपीज़ का फ्लो है और सपोज
₹100 और ऐड कर दिया जाता है इस सर्कुलर फ्लो में। ऐड कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट यदि हो जाता है, सपोज ₹100 का इन्वेस्टमेंट, कोई इकॉनमी में कोई इंडिविजुअल है और उसके पास कैपिटल कहीं से आ जाती है ₹100 की, एंड दैट इंडिविजुअल वांट्स टू सेट अप अ प्रोडक्शन यूनिट विद हेल्प ऑफ दिस अमाउंट ऑफ मनी ₹100 अमाउंट अपन स्पेंड करके वो कोई प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना चाहता है। तो प्रोडक्शन यूनिट वो सेटअप करना चाहता है यदि यहाँ पे, तो प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए वो दैट पर्सन विल हैव टू परचेज वेरियस गुड्स विच आर टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन यूनिट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, टेक्नोलॉजी। इस तरह की गुड्स को वो परचेज़ करेगा। कितने में? ₹100 में इन गुड्स को वो परचेज़ करेगा। तो इन गुड्स को यदि वो परचेज़ करेगा, तो अब इकॉनमी में ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने कितने की डिमांड क्रिएट करी है, कितने की गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग वो कर रहे हैं? ₹500 की। और एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग कितने की और होगी? 100, क्योंकि ₹100 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ₹500 आर ऑलरेडी परचेज्ड बाई हाउस होल्ड सेक्टर। नाउ this new person who wants to set up a production unit will also create the extra purchasing of ₹100 की एक्स्ट्रा परचेजिंग वो क्रिएट करेगा, मतलब ₹100 की गुड्स का एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट करेगा। तो अब टोटल डिमांड गुड्स की कितनी हो जाएगी? ₹600 की गुड्स की एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो जाएगी। सो नाउ सम एक्स्ट्रा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर्ड फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। तो टोटल पहले हाउस होल्ड सेक्टर के जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनको कितना पेमेंट होता था? ₹500। अब उनको टोटल कितना पेमेंट होगा? बिकॉज नाउ मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ₹600। तो अब इनको पेमेंट कितने का हो जाएगा? ₹600 का। अब ₹600 का पेमेंट होगा तो ये कितने की डिमांड क्रिएट कर देंगे? 600 की डिमांड क्रिएट कर देंगे। फिर इनको पेमेंट कितने का हुआ? 600 का। तो आप देख सकते हैं ये जो एडिशन हुआ है, एक्स्ट्रा एडिशन ₹100 का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इन्वेस्टमेंट के रूप में, इससे क्या हो गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो वॉल्यूम था वो ₹500 से बढ़ के कितना हो गया? ₹600। वॉल्यूम का मतलब इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो इनकम जनरेट होती थी ₹500 की, वो इनकम बढ़ के कितने की हो गई? ₹600 की। तो जो इंजेक्शन होता है उससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब कंट्री में नेशनल इनकम कंट्री की क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है। और इंजेक्शन किस फॉर्म में होता है? इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होता है। दूसरा इंजेक्शन सम अमाउंट ऑफ मनी का, मतलब सपोज ऑलरेडी इनकम जनरेशन या इनकम का फ्लो ₹500 का यहाँ पे हो रहा है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में भी इंजेक्शन होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू स्पेंड ₹100 इकॉनमी में, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ ₹100 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू डू टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पुअर इंडिविजुअल। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गरीब लोगों को देने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना चाहती है, कितने का? ₹100 का। ऑलरेडी परचेजिंग हो रही है 500 की गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब डिमांड कितने का है? ₹500 की गुड्स एंड सर्विसेज का। गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट कर दिया ₹100 की गुड्स एंड सर्विसेज का। टोटल डिमांड कितना हो गया? 600 की गुड्स एंड सर्विसेज का। सो नाउ प्रोडक्शन सेक्टर रिक्वायर मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले कितने के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परचेज करे जाते थे? 500 में। अब कितने में परचेज करे जाएंगे? 600 में। तो अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, हाउस होल्ड सेक्टर को कितना अमाउंट ऑफ मनी पे होगा? ₹600। नाउ ₹600 विल बी पेड बाय दीज इंडिविजुअल्स ऑन परचेज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोडक्शन सेक्टर। नाउ प्रोडक्शन सेक्टर विल गेट अगेन ₹600, then with the help of this ₹600 they will hire factors of production. So factors of production will be paid again ₹600. Then with the help of this ₹600 they will purchase again goods and services of ₹600. So now there will be flow of ₹600 across both sectors in form of circular flow of income. So volume of circular flow of income will increase because of this injection. There is another form of injection. Suppose ₹500 हाउस होल्ड सेक्टर के पास है, इसीलिए ये 500 की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्रीज़ डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। ₹100 की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं प्रोडक्शन सेक्टर से फॉरेनर्स, मतलब प्रोडक्शन सेक्टर को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए 500 की गुड्स परचेज करनी है और प्रोड्यूस करनी है, और एक्सपोर्ट करने के लिए दे हैव टू परचेज द एक्स्ट्रा गुड्स ऑफ ₹100। So total production of goods and services of ₹600 production sector has to do. For that
इंक्रीज इन प्रोडक्शन दे विल हैव टू हायर सम मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना होगा। कितने का प्रोडक्शन करना है? 600 रुपीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अब हाउस होल्ड सेक्टर को कितना पेमेंट हो जाएगा? 600 रुपीज़ का पेमेंट हो जाएगा। अब ये 600 रुपीज़ आ जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर के पास। तो हाउस होल्ड सेक्टर अब कितने का एक्सपेंडिचर करेगा? 600 का। तो अब 600 फिर से किसके पास आ जाएगा? प्रोडक्शन सेक्टर के पास। अब प्रोडक्शन सेक्टर फिर से कितने का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगा? 600 रुपीज़ के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करेगा। तो 600 रुपीज़ पहुँच जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब हाउस होल्ड सेक्टर अगेन विल स्पेंड हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी? 600 रुपीज़। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 600। तो इसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन 3 फॉर्म्स में होता है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, जिसको आई से शो करते हैं। दूसरा हो सकता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, या तीसरा हो सकता है एक्सपोर्ट के फॉर्म में, इसको ई से दिखाते हैं। एट द सेम टाइम इकॉनमी में कुछ लीकेज भी हो सकता है, विदड्रॉल ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी। मत सपोज हाउस होल्ड सेक्टर के पास 500 करोड़ रुपीज़ आता है, क्योंकि प्रोडक्शन हुआ था गुड्स एंड सर्विसेज का 500 करोड़ रुपीज़ का, इसीलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट हुआ 500 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स लगा दिया। टैक्स इज़ अ काइंड ऑफ लीकेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोज 50 रुपीज़ का टैक्स लगा दिया। तो अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास कितना अमाउंट ऑफ मनी बचेगा? 450 रुपीज़ बचेगा। अब ये प्रोडक्शन सेक्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को 500 रुपीज़ पे करा है, तो प्रोडक्शन सेक्टर इज़ एक्सपेक्टिंग दैट दे विल परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ 500 रुपीज़। तो इसीलिए ये प्रोडक्शन कितने का करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ 500 रुपीज़, बिकॉज दे हैव पेड 500 रुपीज़ टू हाउस होल्ड सेक्टर। दैट इज़ वाई दीज आर एक्सपेक्टिंग दैट हाउस होल्ड sector will spend 500 rupees on purchase of goods and services. But actually what is happening, that 50 rupees is being withdrawn from this household sector by government in form of tax. So only 450 rupees is remaining with household sector. तो household sector अब कितना expenditure करेगा? 500 का नहीं करेगा, कितने का कर पाएगा? 450 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर करेगा। तो यहाँ पे 500 की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसमें से कितने का केवल बिकेगा? 450 का। तो एक्स्ट्रा अनसोल्ड स्टॉक कितने का बच जाएगा? 50 रुपीज़ का अनसोल्ड स्टॉक बचेगा। तो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये लोग क्या सोचेंगे, जो प्रोडक्शन सेक्टर होगा, दे विल थिंक दैट द डिमांड बाय हाउस होल्ड सेक्टर हैज़ बीन डिक्रीज्ड फ्रॉम 500 टू 450। तो ये लोग सोचेंगे अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हाउस होल्ड सेक्टर कितने का डिमांड क्रिएट करेगा? 450 का। और इनके पास ऑलरेडी कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है? 50 का। तो और कितने का स्टॉक का प्रोडक्शन ये करेंगे? 400 की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। इसीलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम हायर करेंगे और इसीलिए उनको कम पेमेंट होगा। अब इनको पेमेंट कितने का हो जाएगा? 400 का हो जाएगा। और इनके पास टोटल प्रोडक्शन कितने का हो गया है? 50 का और प्रीवियस ईयर का बचा हुआ है स्टॉक, और 400 दिस ईयर का। तो 450 का स्टॉक इनके पास बचा हुआ है, लेकिन पेमेंट फिर से कितने का होगा? 400 का होगा। तो अगेन इनके पास अनसोल्ड स्टॉक कितने का बच जाएगा? 50 का। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर देंगे 350 का। तो प्रोडक्शन डिक्रीज़ होकर 350 का हो जाएगा। तो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को कितने मिलेगी? 350 की। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर वो कितने करेंगे? 350 का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ इनकम विल कीप ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम 500 टू 450 टू 400 टू 350। इस तरह से ये डिक्रीज़ होता रहेगा। तो लीकेज के कारण जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होने लगता है। लीकेज का एक अनदर एग्जांपल है सेविंग्स। जो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स करता है, सपोज़ हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आती है 500 रुपीज़ की, और इसमें से 50 रुपीज़ ये सेव कर लेते हैं, और ये 50 रुपीज़ सेव कर लेते हैं। तो 450 रुपीज़ खर्च करते हैं, 50 रुपीज़ सेव करके ये बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं। यदि सेविंग्स करके बैंक में डिपॉजिट कर देते तो इस अमाउंट ऑफ मनी को हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर विड्रॉ करके स्पेंड कर देता है, और टोटल एक्सपेंडिचर 500 रुपीज़ का हो जाता है। लेकिन सपोज़ इस केस में क्या हो रहा है कि दिस अमाउंट ऑफ मनी 50 रुपीज़ विच हैज़ बिन सेव्ड, इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करके, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, वो लोग अपने लॉकर में, अपने घर में अलमारी के लॉकर में इसको बंद करके रख देते हैं, ये ब्लॉक हो जाता है दिस अमाउंट ऑफ मनी। तो अब एक्सपेंडिचर ये कितने का करेंगे? 450 का। प्रोडक्शन सेक्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर विल स्पेंड हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी? 500 रुपीज़। इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ 500 रुपीज़ दे हैव प्रोड्यूस्ड। लेकिन ये एक्सपेंडिचर एक्चुअली करेंगे कितना? 450 का। केवल इतना ही इनके पास बच रहा है। 50 रुपीज़ दे हैव सेव्ड, सॉरी यस, तो 450 रुपीज़ ये स्पेंड करेंगे, तो 450 का स्टॉक इनके पास बिकेगा। 50 रुपीज़ का स्टॉक
इनके पास बचा रह जाएगा। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर इस साल यदि 450 का एक्सपेंडिचर कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी 450 का एक्सपेंडिचर करेगा। तो 450 का प्रोडक्शन इनको करना है, 50 का प्रोडक्शन ऑलरेडी है, तो और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितने का करेंगे, 400 का करेंगे। टोटल 450 की गुड्स इनके पास अवेलेबल रहेंगी। चूँकि 400 का प्रोडक्शन किए हैं, इसीलिए दिस ईयर इन दिस फाइनेंशियल ईयर इनकम जनरेशन टू हाउस होल्ड सेक्टर विल बी ऑफ ओनली 400 रुपीज़। अब इनकम जनरेशन कितने की हो जाएगा, 400 का। तो दिस टाइम एक्सपेंडिचर ये 450 की जगह पे कितने का करेंगे, केवल 400 का कर पाएंगे। और ये गुड्स कितने का स्टॉक अपने पास रखे हुए, 450 का, तो फिर से 50 यूनिट्स अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा। और इस तरह से ड्यूरिंग एवरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ये डिक्रीज होता रहेगा। तो लीकेज का एक एग्जांपल सेविंग्स होता है, इसके कारण भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वॉल्यूम क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और लीकेज का एक थर्ड एग्जांपल होता है इम्पोर्ट। लीकेज का थर्ड एग्जांपल होता है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैसे होगा, सपोज प्रोडक्शन सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करा 500 रुपीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसीलिए इनकम जनरेशन कितने का हुआ, 500 का हुआ। तो लेकिन ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, सपोज़ इसमें से 50 रुपीज़ को यूज़ कर लिया इंपोर्ट करने के लिए, मतलब फॉरेन कंट्रीज से 50 रुपीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज इन लोगों ने परचेज़ कर लिया। तो इन लोगों के पास अब डोमेस्टिक गुड्स पे एक्सपेंडिचर करने के लिए कितना बचा, केवल 450। तो एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, केवल 450 रुपीज़। प्रोडक्शन कितने का करा है प्रोडक्शन सेक्टर ने, 500 का। तो इनके पास अनसोल्ड स्टॉक फिर से बच जाएगा कितने का, 50 का। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगेन दे विल एंटिसिपेट दैट since during this financial year household sector has spent 450 rupees, that is why in next financial year also they will spend 450 rupees. So in next financial year they will produce the goods and services of 450 रुपीज़, आउट ऑफ विच 50 की गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी इनके पास है, तो 400 का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे, 450 की गुड्स एंड सर्विसेज इनके पास हो जाएंगी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी हाउस होल्ड सेक्टर में उनका पेमेंट कितने का हो जाएगा, दिस ईयर 400 का होगा। तो अब एक्सपेंडिचर 450 का भी नहीं होगा, दिस ईयर एक्सपेंडिचर कितने का केवल रह जाएगा, 400 का रह जाएगा। और इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वॉल्यूम कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, डिक्रीज़ होता रहेगा। यदि इस डिक्रीज़ को दूर करना है, मतलब यदि 500 का इनकम है यहाँ पे और यदि लीकेज कितने का हो रहा है, लीकेज हो रहा है 50 का, बाहर जा रहा है 50 का, तो इंजेक्शन भी यदि हम कर दे 50 का, मतलब लीकेज 50 का हुआ तो कितना बचा, 50 बाहर चला गया, बचा 450। और जितने का लीकेज हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ मनी यदि इसमें इंजेक्ट कर दिया जाए तो फिर से कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, यदि जितना लीकेज होता है उतना ही अमाउंट ऑफ मनी इंजेक्ट कर दिया जाए। तो ये कैसे होगा, जैसे लीकेज का एग्जांपल क्या है, टैक्स। गवर्नमेंट जितना टैक्स लगा रही है उतना ही गवर्नमेंट क्या कर दे, एक्सपेंडिचर कर दे। तो टैक्स लीकेज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, इंजेक्शन। तो यदि गवर्नमेंट 50 का टैक्स लगा रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने का कर दे, 50 का। तो ये क्या हो जाएगा, 50 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से माइनस, तो ये 50 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में प्लस हो जाएगा। तो -50 + 50 इक्वल्स टू 0, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अनचेंज रहेगा। ऐसे ही एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, यदि इंपोर्ट 50 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है, मतलब 50 करोड़ बाहर चला जा रहा है, तो एक्सपोर्ट कर दीजिए कितने का, 50 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज का। तो 50 करोड़ रुपीज़ हमारे कंट्री में वापस आ जाएगा। तो जितना फ्लो से बाहर गया उतना फ्लो में वापस आ जाएगा। और तीसरा क्या होता है, सेविंग्स। यदि सेविंग्स लोगों ने करा है 50 करोड़ रुपीज़ का, मतलब 50 करोड़ बाहर चला गया, एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट क्या कर दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, 50 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर दीजिए। मतलब हाउस होल्ड यदि 50 करोड़ का सेविंग करता है, उस सेविंग को बैंक्स में डिपॉजिट कर देता है और इसको बोरो करके प्रोडक्शन सेक्टर 50 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो जितना अमाउंट ऑफ मनी लीक हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ मनी इंजेक्ट हो जाएगा और इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे इंजेक्शन और लीकेज को बताया गया है। इंजेक्शन इट रेफर्स टू एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो भी अमाउंट ऑफ मनी हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं इंजेक्शन। इसका अपोजिट इट रेफर्स टू विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो भी अमाउंट ऑफ मनी हम विड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं लीकेज। इट कॉजेज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी। इंजेक्शन से इकॉनमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि नेशनल इनकम, जीडीपी सब कुछ बढ़ जाता है। कॉजेज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी, अभी एग्जाम्पल में मैंने दिखाया था, इफ देर इज लीकेज बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल डिक्रीज, मीन्स वॉल्यूम ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन विल डिक्रीज। ड्यू टू दिस नेशनल इनकम एंड जीडीपी इंक्रीजेज। जैसे इंजेक्शन होता है तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जीडीपी। जीडीपी विल इंक्रीज एंड इनकम
entire income of country is known as national income, तो income will also increase. So national income और GDP both will increase. और लीकेज का इम्पैक्ट क्या होता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नेशनल इनकम और GDP ये क्या होने लगते हैं, डिक्रीज़ होने लगते हैं. क्यों? बिकॉज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वॉल्यूम क्या होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है. इंजेक्शन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, इकॉनमी में अमाउंट ऑफ मनी इंजेक्ट किस फॉर्म में होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर. बाहर कैसे जाता है, टैक्स के फॉर्म में, इंपोर्ट्स के फॉर्म में, सेविंग्स के फॉर्म में. ये होता है लीकेज के एग्जाम्पल्स. अब अभी मैंने जो बताया था आपको मनी फ्लो एंड रियल फ्लो, इसके बारे में देख लेते हैं. रियल फ्लो जैसा कि मैंने बताया था, रियल फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी. यदि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है तो इसे बोलेंगे रियल फ्लो. इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी. यदि मनी का फ्लो हो रहा है तो इसे बोलेंगे मनी फ्लो. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो बिकॉज देयर इज़ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एसेट्स बोलते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है इसलिए इनको बोलते हैं फिजिकल फ्लो. इट इज़ नोन एज नॉमिनल फ्लो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ मनी. मनी को क्या बोलते हैं, नॉमिनल. मनी को नॉमिनल बोलते हैं. मतलब यदि कोई कॉइन है उस पर 5 रुपीज़ लिखा हुआ है और कोई पूछता है व्हाट इज़ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दिस, तो आप बताएंगे 5 रुपीज़. और यदि आप बोलते हैं कि व्हाट इज़ रियल वैल्यू ऑफ दिस, तो उससे उस 5 रुपीज़ के कॉइन से जितने गुड्स और सर्विसेज आप परचेज कर सकते हैं वो उसकी रियल वैल्यू होती है. सपोज 5 रुपीज़ खर्च करके एक पेन आप खरीद सकते हैं तो उसकी रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट फिजिकल गुड दैट इज़ पेन. तो 1 पेन is the nominal value of that coin of 5 rupees if 1 pen can be purchased with the help of that, and nominal value 5 rupees which has been engraved on that coin. उस coin पे जिसको inscribe करा गया है वो उसकी nominal value हो जाएगी. एग्जाम्पल्स यहाँ से लिए गए हैं. रियल फ्लो के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, फ्लो ऑफ रियल फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर. जहाँ भी सर्विसेज और गुड्स का फ्लो हो तो ये फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर. और नॉमिनल या मनी फ्लो के एग्जांपल्स क्या है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, एंड फ्लो ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर. ये एग्जाम्पल है मनी फ्लो के. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर.